big history is the history of everything from the Big Bang until the very own time. So कुदरती तौर पे ये जो हिस्ट्री है, बिग हिस्ट्री, ये कॉस्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान की जा सकती है, ये फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान की जा सकती है, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान की जा सकती है, और ये ह्यूमन सोसाइटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान की जा सकती है। आज हमारा मकसद ये है कि हम बिग हिस्ट्री को पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के तनाजुर में देखें कि क्या बिग हिस्ट्री हमें कोई क्लू दे सकती है कि दुनिया में जो अमीर मुल्क हैं, या वो यूरोप में हैं, या वो मुल्क हैं जिनको यूरोपियंस ने जाके आबाद किया। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर मुल्क हैं उनमें अमीर मुल्क यूरोपियंस या उनके ही आबाद किए हुए मुल्क हैं, और जो बाकी मुल्क हैं उनमें बेशतर जो हैं वो गरीब हैं। ना सिर्फ ये कि सिर्फ चंद मुल्क अमीर हैं, ज़्यादातर गरीब हैं। अगर आप उनमें इनइक्वालिटी देखिए कि इमारत और गुर्बत में फ़र्क है, वो भी इतना ज़्यादा हो गया कि शायद अब इंसान का जो तसव्वुर है उसका अहाता भी ना कर सके। अक्सर हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में जो हर बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त वो 1 लाख तकरीबन 30,000 रुपए का मकरूज़ होता है। उसके बरक्स नॉर्वे, विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़, वहाँ पे नॉर्वे की हुकूमत ने एक सॉवरेन फंड बनाया है, और उस सॉवरेन फंड में देयर इज़ अबाउट $250,000 इन्वेस्टेड फॉर ईच नॉर्वेजियन सिटीज़न, और ये $2,50,000 है, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है 5 करोड़ कोई 65 लाख रुपया। सो दैट मच मनी फॉर ईच of the Norwegian citizen, the state has already invested for the future well-being of its citizens. कभी भी तारीख में अमीर और गरीब के दरमियान इतना फ़र्क नहीं रहा। क्या बिग हिस्ट्री के तनाजुर में हम ये पज़ल सॉल्व कर सकते हैं? और फिर अगर हम अपने मुल्क के मसाइल की तरफ आएँ, माशरे के मसाइल की तरफ आएँ, तो पिछले 75 साल में इस मुल्क में माशरत, मईशत और सियासत, इन तीनों की जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पे ज़मी बोझ हो चुकी। इन ऑल 3 रिस्पेक्ट्स वी आर एट अ डेड एंड। क्या हमारे जो मसाइल हैं, बिग हिस्ट्री हमें उनके हल के लिए कोई आगे का लाएअमल फराहम कर सकती है? देखिए, हम हमारे सियासतदान जब तारीख़ का सहारा लेते हैं, हमारे मसाइल को किसी तारीख़ी तनाजुर में बयान करना चाहते हैं, तो बस इतना ही कह देते हैं कि आज के जो मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदार पहली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो पिछली हुकूमत थी, उसकी वजह से आज के मसाइल आप पे मौजूद हैं। दैट्स ऑल द हिस्ट्री दैट दे नो। आवर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जब वो तारीख़ के तनाजुर में हमारे मसाइल को हम तक पहुँचाते हैं, वो शख्सियात तक महदूद रहते हैं। मसलन 71 के दौरान अगर फ़लानी शख्सियत, फ़लाना किरदार इसके बजाय इस तरीक़े की पॉलिसीज़ अपना लेती, ये किरदार ये ना करता या ये करता, तो शायद पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। हमारे जो मौर्रिख़ हैं वो थोड़ा सा और माजी में चले जाते हैं। कायद-ए-आज़म की बात आ जाती है कि कायद-ए-आज़म ये स्ट्रेटजी के बजाय कोई और स्ट्रेटजी अपना लेते। अल्लामा इक़बाल इस नज़रिए को इस तरीक़े से पेश करने के बजाय कोई और नज़रिया दे देते। ये और अगर बहुत ही माजी में जाए तो ये भी हमारे तारीख़दान कह देते हैं कि मुग़ल अगर यहाँ पे हिरन मीनार और ताजमहल बनाने के बजाय अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज़ बना देते तो शायद बर-ए-सग़ीर पाक हिंद में मुसलमानों की हालत कुछ बेहतर होती। यही तारीख़ी तनाज़ुर हम सुनते हैं ना। हमारे जो मसाइल हैं मुल्क के, हमारे माशरे के, सियासत के, मईशत के, ये चंद दहाइयों या चंद सदियों पुराने नहीं, इनकी जड़ें हज़ारों साल गहरी हैं।
और इसीलिए जब तक हम बिग हिस्ट्री के तनाजुर में अपने मसाइल का सही तरीके से तज्ज़िया नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ने की कोई सूरत जो है ना वो नहीं निकाल पाएंगे। दैट इज़ वाई टुडे विल मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जस्ट नॉट इन द लाइट ऑफ लास्ट व्हाट हैपन इन द 20 years 30 years since the birth of Pakistan, or in the last few hundred years, but what is the story of human civilization in the last at least 200,000 years, or since the beginning of time, and then try to find where do we fit in, and then how do we move forward. Big Bang happened 13.7 billion years ago. Big Bang के 250 million years के बाद सितारे बने। सितारों ने जो यूनिवर्स है उसको हैवी मेटल से पॉपुलेट किया। 4.5 बिलियन साल पहले हमारा जो निज़ाम शमसी है ये वजूद में आया। Multicellular life probably emerged about 600 to 800 million years ago. First there was reign of dinosaurs 65 million years ago. They were wiped out, and then it was the reign of mammals. When mammals, they started to grow, or about 5 to 7 million years ago, you see the first sign of modern humans, bipedals. And it's only in the last 200,000 years, पिछले सिर्फ 2 लाख साल के अंदर आपको जो modern human beings है, Homo sapiens, उसका आसार मिलने शुरू होते हैं. So anatomically, we exist today, Homo sapiens, anatomically we have not changed much in the last 200,000 years. Which means कि हमारा जो skeleton है, हमारा brain to body mass है, हमारे जो linkages हैं muscles के, they really have not changed. Yes, there have been changes in the skin color, in the color of the eyes, color of the hairs, and so on and so forth. So when we talk about modern world, modern society, modern production, the first modern thing that appeared on the scene was modern human beings about 200,000 years ago. इस 2 लाख साल में 1,90,000 साल तक we survived as hunters and gatherers. शिकार पे या जो चल फिर के हमें जड़ी बूटी, पौधा, फल, सब्जी, नट्स, शहद, उसको जमा करके that's how we survived for about 95% of the time of our existence as a modern human beings. उसमें जो तरीक़े पैदावार था, उसका जो असूल था, that was very simple. We were just totally dependent upon nature. Whatever nature produced, we consumed. और जो economics के students हैं, if I were to put it in their terms, the factors of production, and जिसके ऊपर वो पैदावार depend करती, that was also very simple. There was only one factor of production, human labor. All you needed to survive was human labor. So on this rudimentary system of production, the system of society that evolved was also very rudimentary. We lived in bands of tribes of 25-30 people, never stayed at one place, 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहे. There was no economy, क्योंकि जो पैदावार थी वो इतनी ज़्यादा थी ही नहीं कि उसको स्टोर किया जाए. There was no differentiation, so there really was no economy. और जो conditions थी, social conditions, economic conditions, they were more or less equal because there was so little to go around. और जो फैसले भी होते थे आपस में, जो ट्राइब के एल्डर्स फैसले करते, ज़्यादातर वो मशावरत से करते थे. So you could call it a form of, democracy, if you will. और सबसे जो अहम बात है कि उस दौर का जो शख्स था, उसका जो शऊर था अपने बारे में, कायनात के बारे में, फिजिकल फिनोमेना के बारे में, वो भी बड़ा एक सतही सा था. He considered himself part of nature. If you went back in time and asked the hunter-gatherers, questions like कि ज़िंदगी का क्या मकसद है? Is there life after death? What is justice? He would just look at you surprised. He said, what is ज़िंदगी का क्या? ज़िंदगी बस है. He considered himself part of nature.
फॉर हिम जो भी उसको नज़र आता था, बादल हैं, हवा है, पहाड़ है, जानवर हैं, इंसान है, चरिंद परिंद हैं, फॉर हिम एवरीथिंग वाज उसके अंदर कोई एक रूह थी, कायनात की रूह है जो कि उसके अंदर जो है ना ज़हूर पजीर है। और इंसान भी उसी तरीके से नेचर का हिस्सा है जिस तरीके से चरिंद परिंद हैं या दरख्त है। ही रियली डिड नॉट डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। उसको आप रिलीजियस बिलीफ तो नहीं कह सकते, बट यू नो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज एनिमिज्म। एंड दिस इज हाउ लाइफ सर्वाइव्ड। दिस वाज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन and this was the system of society that marked for about 95% of us as human beings. तकरीबन 12,000 साल पहले at the end of the last ice age मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, कोई पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से यकायक कुर्रे अर्ज़ पे आपको ज़रात जो है ना उसका एमर्जेंस नज़र आती है। एंड दी miraculous thing is that emerged simultaneously and independently. जहाँ जहाँ पे डिफरेंट जगह पे जो लोगों ने ज़रात को ईजाद किया वो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से सीख के ईजाद किया, इट जस्ट इंडिपेंडेंटली दे जस्ट फिगर्ड आउट कि जो अब हंटिंग गैदरिंग से जो ज़रात है वो पैदावारी हमें ज़रिए इख्तियार करना होगा। 11,000 साल पहले सबसे पहले आपको ज़रात के आसार मिलते हैं मेसोपोटामिया में, उसके फ़ौरन बाद ही इजिप्ट में, उसके बाद यांगसे रिवर वैली में चीन में, 6,500 साल पहले जहाँ पे जिस खित्ते में हम रहते हैं इंडस वैली में, और 5,000 साल पे आपको अफ्रीका या मेसो अमेरिका में। ये जो ज़रई तर्ज़ पैदावार था ये शुरू के अंदर इतना उसकी में सलाहियत नहीं थी कि वो एक ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। इट वाज नॉट वेरी प्रोडक्टिव, नॉट वेरी एफिशिएंट इन द बिगिनिंग, बट इट टुक अस अबाउट 5,000 years टू रियली मेक इट प्रोडक्टिव इन द सेंस के 5,000 साल के बाद ज़रात इस काबिल हुई कि चंद लोग जो हैं वो ज़रात से अपने आप को अलग करके कोई और पेशा इख्तियार कर सके। और जो 5,000 साल में जो ज़रात के अंदर तरक्की हुई है उसमें 3 इंसान की दरियाफ्त ने कलीदी किरदार अदा किया। एक तो हमने आपाशी का निज़ाम बनाना सीख लिया, जो जानवर थे, बैल थे, घोड़ा था कहीं पे, उनको हमने खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और पत्थर के बजाय हमने धात के औजार बनाने शुरू किए। इन 3 तब्दीलियों की वजह से ज़रात की जो पैदावार है उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ, और इंसान फिर ज़रात के अलावा भी कोई और पेशा इख्तियार करने के काबिल हुआ। 5,000 साल के बाद आपको पहली दफ़ा तारीख़ में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ नज़र आनी शुरू होती हैं, बिगिनिंग विद द सिटी स्टेट्स इन द मेसोपोटामियन डेल्टा। और फिर ये सिटी स्टेट्स जो है ना उनको ही कोई बड़ा ताकतवर लीडर करके एक सल्तनत की सूरत में ले आता है। फर्स्ट वी सी दी अकेडियन एम्पायर एंड दैट स्प्लिट इनटू बिटवीन द असेरियंस एंड बेबीलोनियंस, एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स द चाइनीज़, द किंगडम इन इजिप्ट। बहुत से इख्तलाफ होंगे इसमें, आर्कियोलॉजिस्ट के, सोशियोलॉजिस्ट के, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, हिस्टोरियंस के ज़रात कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ उस वक्त शुरू हुई जबकि इंसान ने लिखना पढ़ना शुरू किया यूनिफॉर्म्स में, या जबकि मज़हब उसके पास आया, या उसके पास सेटल सोसाइटी, यू नो, कुड बी वेरी डिफरेंट बिगिनिंग फॉर ईच ऑफ दोज पीरियड्स। लेकिन एक बात जिस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है कि द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन केम फर्स्ट एंड द सिस्टम ऑफ सोसाइटी केम लेटर। पहला एक तर्ज पैदावार जो है वो इंसान ने इख्तियार किया, और उसको 5,000 साल तक उसने इम्प्रूव किया, और फिर उसके बाद उसने एक तर्ज माशरत कह लीजिए कि उस पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पे उसने तश्कील दिया, और उसको भी फिर आगे से बेहतर बनाने में उसको तकरीबन 5,000 साल लगे। ये जो तर्ज पैदावार और तर्ज माशरत है, इनको दोनों को आप अगर इकट्ठा करें तो उसको हम तहजीब कहते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन? Civilization is a symbiosis of a system of production
and system of society of sufficient complexity. There have been hundreds of definitions of civilizations. Some people write about civilization without even giving a definition of civilization. Some mathematicians have even tried what is a civilization. But for our purposes, when we're looking at big history to analyze poverty and inequality, the definition that we propose is that civilization is a symbiosis between a system of production and system of society of sufficient complexity. Toynbee, अपनी बड़ी famous study of history में, he talks about 19 or 21 different civilizations. And each one of those civilizations, with the exception of modern West, belongs to this first type of civilization that emerged in the first 10,000 years. अच्छा, जब ये इंसान ने ज़रई तर्ज की तहज़ीब बना ली, तो वो लोग जो कि हंटर गैदरिंग की ज़िंदगी गुजार रहे थे, what happened to them? Some of them voluntarily decided they do not want to become part of civilization. Some did not like this way of life because of hard work, because of slavery involved, and they exited the system. और वो फिर जो लोग थे, they adopted the life of pastoralists, nomads, और वो जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में रहे. लेकिन इस तहजीब का हिस्सा जो है ना, किसी भी वजह से वो नहीं बन पाए या नहीं बनना चाहते थे. उनमें चंद खूबियां भी थी, ख़ास तौर पे उनकी जो अस्करी सलाहियत थी, that was really, remarkable. So that's why you see in history कि ये जो nomads थे, they routinely, they come, they conquer civilization, they, they ransack Rome, and they ransack Chinese civilization many times, the Xiongnu people, the Huns, the Bulgars, the Magyars, the Turks, the Mongols. But for the most part, जब एक दफ़ा तहजीब इंसान ने दरियाफ्त कर ली, तो फिर जो लोग अभी पुराने तर्ज ज़िंदगी में रहने उसी तर्ज तहजीब को के लिए कंटिन्यू कर रहे थे, then they really had no future. I mean, they existed, they still exist, but they do not exist in history. Whatever they do or they don't do, it really doesn't matter. It really doesn't, affect the progress of human species as a whole. They just exited they became ahistorical people. It's insignificant. And eventually they lost out. Once you have invented a better form of production and better form of society, it's very difficult to go back. It cannot be uninvented. जब इंसान एक दफ़ा अपने लिए कोई चीज़ जो उसके लिए फ़ायदेमंद होती इन्वेंट कर लेता है, it just can never be uninvented. आप ख्वाहिश रख सकते हैं उसके बारे में, आप उसकी shortcomings हैं उनको बयान कर सकते हैं, but for the most part it has never been uninvented. Civilizations once invented cannot be uninvented. ये जो तर्ज तहजीब था ये different ages से गुजरा. There was a Neolithic era, then there was a Bronze Age, then there was an Iron Age. Bronze Age ended about 3300 BC. Iron Age about 1200 BC. और आयरन एज के आने के बाद जो इंसान के औजार थे उसकी वजह से पैदावार में इजाफा हुआ, आबादी में इजाफा हुआ, शहर गुंजान होते गए, ज़िंदगी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई. करेंसी जो है उसका ओरिजिन भी उसी वक्त आपको नज़र आता था, अबाउट 1000 to 800 BC के करीब. लेकिन सबसे जो अहम तब्दीली इंसान की तहजीब में इस दौरान हुई आयरन एज के आने के बाद, वो थी अल्फ़ाबेट्स की ईजाद. अल्फ़ाबेट्स न्यूमरस लिटरेसी. उससे पहले भी इंसान ज़बान बोलता था, उसको लिख भी लेता था. मेसोपोटामिया में कुनिया फॉर्म में लिखते थे, इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स की फॉर्म में लिखते थे. लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स थे वो फिनिशियंस ने ईजाद किए. दे वर पीपल लिविंग इन द मॉडर्न डे ऑफ लेबनान. सो वन कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंबल.
And these alphabets then were adopted by many people to write Semitic languages, Indo-European languages. What did that do? देखिए, जब आप अपनी सोच को तहरीर में ले आते हैं तो आप उसको दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं, आप उस पर बाद में भी सोच सकते हैं, 100 साल बाद आपकी तहरीर पढ़ के कोई उस पर इजाफा भी कर सकता है. द फर्स्ट टाइम ह्यूमन्स कुड पुट देयर थॉट्स आउटसाइड देयर माइंड, एंड दिस लेड टू अ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन. सोच का, शऊर का उनके अंदर कह लीजिए कि इनकलाब बरपा हुआ. और ये जो पीरियड है बिटवीन 800 BC to 200 BC, philosophers call it the axial age. Axial age means it was so important as if the humanity turned on its axis. It was going in one direction, and after this period it just completely shifted course and started going in another direction. So important. अभी तक हम जिस तरीके से सोचते हैं, जो सवाल हम पूछते हैं, जिस तरीके से उसका जवाब देते हैं, जो हम टेक्स्ट कोट करते हैं, जो हम फिलोसफर्स कोट करते हैं, अपने रिलीजियस लीडर्स को कोट करते हैं, आप हैरान होंगे कि उनमें ज़्यादातर जो है उसका आगाज़ इन्हीं 600 साल के दरमियान हुआ, बिटवीन अराउंड 800 to 200 BC. और जिस तरीके से ज़रात इंडिपेंडेंटली डिफरेंट जगह पे जो है ना वो एमर्ज हुई, इसी तरीके से ये जो फ़लसफ़ी हैं, ये कह लीजिए कि रिलीजियस लीडर्स हैं, ये भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में इंडिपेंडेंटली दे केम इनटू बी, एज इफ मैन वाज आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब जो हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, ये कायनात ख़ुद से वजूद में आ गई या किसी ने इसको पैदा किया है, क्या मरने के बाद भी ज़िंदगी है, what is justice, what is truth, how should I behave towards my neighbor, should I kill him, should I rob all his property, should I rape his wife, or should I behave with him as I would to my own brother. These ethical questions, all of these questions, they crop up during this period, this 600 period. और इस दौरान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने उसका मुख्तलिफ़ तरीक़े से जवाब दिया, और जिस तरीक़े से उन तहज़ीबों ने जवाब दिया, फिर अगले 2500 साल तक उन तहज़ीबों ने उसी तरीक़े से इर्तिक़ाई अमल को तय किया. चाइनीज़ इस एक्सियल एज से पहले दे वर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ वॉरिंग स्टेट पीरियड. देयर वाज एनार्की, देयर वाज सिविल वॉर दैट लास्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. तो उस ज़माने में जो चाइनीज़ था, उनका प्रिडोमिनेंट कंसर्न था स्टेबिलिटी एंड अ जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर. सो द क्वेश्चन दे चाइनीज़ वर आस्किंग देमसेल्फ कि हाउ टू बिल्ड अ जस्ट एंड स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर. एंड मैनी पीपल गेव द आंसर्स. दे वर लीगलिस्ट आंसर्स, दे वर टाओइज्म. लेकिन जो फ़लसफ़ा चीन के अंदर एक्सेप्टेड हुआ वो कन्फ्यूशियस का फ़लसफ़ा था. और हान डायनेस्टी ने जब चीन को यूनाइट किया है, उसके बाद से तकरीबन 2nd century BC से लेके up until the revolution of Chairman Mao in 1949, but basically up until his revolution of cultural revolution, फिर तकरीबन आप कह लीजिए कि 2500 साल तक जो चीन की तहज़ीब है, उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी पॉलिटिकल लाइफ, तमाम की तमाम जो है वो कन्फ्यूशियस एथिक्स पे बेस है. बरसगीर पाक व हिंद में जो यहाँ का इंसान था, ये एक और सवाल कर रहा था, और वो सवाल था ज़ाती नौइयत का. यहाँ का जो शख्स है वो एक सोसाइटल कह लीजिए कि ऑर्डर के बजाय उसका सवाल था कि मैं अपनी ज़ात को किस तरीके से दुखों से निजात दिला सकता हूँ. जिस दुनिया में हम आते हैं, ये दुनिया दुखों का घर है, और इंसान जो है ये एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ में वो कैद है. वो पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा मरता होता है, दोबारा बार बार इस दुनिया में आता है. इससे निजात का कोई तरीक़ा है या नहीं? द मैन लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही वांटेड टू एस्केप टाइम, ही वांटेड टू एस्केप स्पेस. ही जस्ट डिड नॉट वांट टू, दैट वाज द क्वेस्ट. और यहाँ उस ज़माने में एक्सियल एज में जो भी बड़े बड़े आपके लिए नाम आए हैं, बेशक फ़र्क कर रहे हैं. हिंदुओं ने महाभारत लिखी,
रामायणा लिखी, भगवत गीता पार्ट ऑफ महाभारता. These are the texts that Hinduism still referred to. उसी ज़माने में महावीरा ने जैनिज़्म की बुनियाद रखी. उसका नियर कंटेम्परेरी सिद्धार्था, उसने बुद्धिज़्म की बुनियाद रखी. अलग अलग ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म या ब्राह्मणिज़्म, द डिफरेंट रिलीजन्स. लेकिन इनका जो कह लीजिए कि फोकस है वो इंडिविजुअल सैल्वेशन है. And you still go and talk to those people, they still think in the same category and they still come up with the more or less the same answers. अब हाँ, ये कह लीजिए कि पिछले 100 साल के दौरान जो ब्राह्मणिज्म है या हिंदुइज्म कह लीजिए, वो अपनी हैयत बदल के उसको एक कलेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी की बुनियाद रखने की तरफ आ रहा है, बट दैट वाज नॉट द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन. ये दो कह लीजिए कि एक जो दो पॉपुलेशन सेंटर्स थे, वहाँ पे ये दो फ़लसफ़े आ गया है. जो मिडिल ईस्ट था वहाँ पे हम जो ज्यूज़ पहले से एग्जिस्ट करते थे, बेबीलोनियन कैप्टिसिटी से आने के बाद उन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट जिसे उर्दू में अहदनामा अतीक है वो भी लिख चुके थे. लेकिन सेकंड टेम्पल से लेके बनाने के बाद से सेकंड टेम्पल की डिस्ट्रक्शन तक का जो पीरियड है जुडाइज़म में, दे कॉल इट रेबेनिकल जुडाइज़म. और इस दौरान जो मोनोथीज़म, वहदानियत के जो कॉन्सेप्ट ज्यूज़ का मेन उनका बिलीफ था, कोर बिलीफ था, उसको आम लोगों के अंदर वो रास हुआ. और जो मोनोथीज़म था उसका जो कह लीजिए कि उसके पूरी की पूरी एनर्जी इस बात पे मरकूज़ थी कि इंसान की इखलाकी तरबियत कैसे की जाए. व्हाट इज़ अ मॉरल लाइफ. आप मोसेस का कोड ऑफ मोसेस देख लीजिए, उसके कमांडमेंट ऑफ मोसेस. व्हाट डू दोज कमांडमेंट से? Thou shall not do this, thou shall not kill, thou shall not commit adultery. It's all a moral code. So the emphasis of monotheism was the moral development of human being and his spiritual development. This was the third stream that emerged in the axial age. In the south of Europe, in the Aegean Sea, there were city-states, Greek city-states. They asked a very different question. Their question was not related to the social order, individual salvation, or the moral development man, but they asked purely material questions. What is all these things that we see around us, what are they made of? Are they made of the same substance or different substance? मैं फल देखता हूँ, जानवर देखता हूँ, इंसान है, पौधे हैं, पानी है, क्या ये एक ही मादे से बने हैं? अगर एक ही मादा है तो क्या मादा है? या वो फ़र्क फ़र्क मादे से बने? अगर एक ही मादे से बने हैं तो उनकी फिर अजसाम फ़र्क क्यों है? फिर तब्दीली क्यों आती है? बीज जो है वो पौधा क्यों बन जाता है? इंसान मर के मट्टी क्यों बन जाता है? लकड़ी जल के कोयला क्यों बन जाती है? What is this? Are there any universal laws that govern material world and the changes we see in the material objects and the physical phenomena? This was the focus of attention of the people in the Greek world. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए जिस तहजीब ने जो सवाल पूछा फिर उसी तरीके से उसने आगे बढ़ना था. चीन में आपको अभी तक नज़र आता है कि उनकी जो सोसाइटी है, इट वाज वेरी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी बिकॉज दिस इज़ द क्वेश्चन दे आस्क्ड. हिंदुइज्म ने जो सवाल पूछा वो उसी तरीके से बढ़े. जो मोनोथीज़म ने सवाल पूछा उसी तरीके से बाद में जितने इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, उसका महवर इंसान की इखलाकी तरबियत रहा. और कुदरती तौर पे जिस तहजीब ने मादे के बारे में सवाल किया उसने फिर मादी तरक्की की, उसी ने फिर मंतक ईजाद की, उसी ने रैशनल डिस्कोर्स ईजाद किया, उसी ने मॉडर्न साइंस ईजाद की. तो आज जिस दुनिया में हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे मादी तरक्की जो हमें हर थू नज़र आती है, हम मोबाइल फ़ोन्स हैं, मेडिकल साइंसेस के एडवांसेस हैं, चांद पे जाने की बातें हैं, all of this, you know, if you trace them back, their roots go back to the ancient thoughts of the ancient Greek people. Why? Natural. They were the one who first asked the question about matter and about universal natural laws.
हाउ डिड वी गेट फ्रॉम देयर टू हियर? सिर्फ आइडिया ही है ना, देखिए ग्रीक के जहन में फ़लसफ़ा है, फिलोसॉफिकल रैशनलिज्म है, मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं. हाउ डिड वी गेट फ्रॉम देयर टू दिस वर्ल्ड? वहाँ वी हैव स्पेस रॉकेट्स एंड इंटरनेट. ये जो एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन सोसाइटीज़ का फॉर द लास्ट 2500 ईयर्स, इसमें पिछले 10 साल की बनिस्बत एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई है कि हमने पिछले 10 साल, 1000 साल के दौरान ये देखा कि पहले एक तर्ज़ पैदावार वजूद में आया और उसके ऊपर एक तर्ज़ मुआशरत वजूद में आया. बट दिस टाइम अराउंड दिस सीक्वेंस इज रिवर्स्ड. The philosophical rationalism of Greeks first gave birth to a system of society, and then that system of society gave birth to a system of production. पहले एक तर्ज़ मुआशरत वजूद में आया और उस तर्ज़ मुआशरत ने एक तर्ज़ मईशत को जन्म दिया. So the sequence that we see in the last 10,000 years has been reversed in modern times. ये जो तर्ज़ मुआशरत है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? मसलन माजी में आपको हमेशा जो एक पॉलिटिकल यूनिट है वो सल्तनती एम्पायर की सूरत में नज़र आता है. बेशक वो रोमन एम्पायर हो या मुसलमानों की ऑटोमन एम्पायर हो, द पॉलिटिकल यूनिट इज़ एम्पायर. बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड व्हाट इज़ द पॉलिटिकल यूनिट? इट्स नेशन स्टेट. हु आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? नेशन स्टेट्स. We, Pakistan, we live in a nation state. So this is one of the changes in the system of society. जो इकोनॉमी थी माजी में वो कोर्सिव इकोनॉमी थी. आपसे लगाम ले लिया जाता था, मालिया लिया जाता था या आपसे बेगार लिया जाता था. Now we live in a market economy. These societal conditions in the past were of political and economic inequality. जिसके पास ताकत थी मईशत की, उसी के पास सियासी ताकत भी थी. दोनों ताकतें एक ही तबके में या एक ही शख्स में मरकूज थी. जदीद दौर में वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. You go to the United States, whether it's Bill Gates or any other billionaire, he only has one vote. And a person, homeless person living in the streets of New York or LA, he also has one vote. Strange. Equality. On the other hand, economically, 1% of the population of the United States controls 33% of its wealth. Extreme inequality. माजी में ऐसा नहीं था. माजी में political और economic inequality थी और अब economic inequality और political equality. लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क जो माजी में और आज के दौर में है वो शऊर का. Now the beliefs of the modern man for the most part are positive. अब आप उसे माँ बाद और तबीयात की बातें करें और उससे फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहें, he is not going to believe you. अगर आप उससे कहें कि चरिंद परिंद इस तरीके से वजूद में आते हैं या वहाँ चलती है कि कोई जिन या परी जो है ना या कोई देवी देवता की ख्वाहिश होती है, हवा चलती है, no, he's not going to believe it. For material world on physical phenomena, the modern mind wants a positive explanation. Of course, life cannot covered all by positive aspects. There are other, normative aspects as well. But for the most part, modern man believes in positive, rational, philosophical, scientific explanations of matter and physical phenomena. When you combine these all institutions and this way of thinking, this is what we call the modern world. So modern world हम अक्सर समझते हैं कि शायद ये कोई, जब आप इखलाकियात से गिर जाते हैं उसको जदीदियत कहते हैं, या औरत मर्द जो है ना वो जब आज़ादाना तौर पे मिलते हैं वो कोई जदीदियत होती है. ये तो उसकी बिल्कुल कह लीजिए कि ज़ाहिरी, सुपरफिशियल और कल्चरल उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं. इन रियलिटी
What is modern world? What is modernity? It's a system of institutions, and it's the way you look at nature, where you look at physical objects, look at the world, look at life, and look at yourself. This is modernity. And once Europeans constructed this modernity, this modern world, ये जदीद माशरा एक तश्कील दे दिया, तो उसके बाद ही वो, उससे पहले नहीं, उसके बाद ही वो सनती तर्ज पैदावार को जन्म दे सके और उसको परवान चढ़ा सके. What do we see in European history? Renaissance, Reformation, and then came Industrial Revolution. So the sequence that was before in the agricultural form of civilization is reversed. You first have to have a certain type of system of society, and only that system of society can give birth to system of production. ये जब system of production, देखिए जब तक ये system of society था, it was all abstract. You really could not measure it. There was no increase in per capita GDP. There was no technology. And you could call it, abstract discussion among philosophers, scientists, and so on and so forth. And nobody really noticed it. Even the Ottomans who were living in the periphery of the Europe, even they missed it. लेकिन जब पैदावारी सलाहियत बढ़ने लगी, then everybody started to take notice. That started with the Industrial Revolution. और हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो ग्रेट डाइवर्जेंस के फेनोमेना है, वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही नोटिस होने लगा है इकोनॉमिक टर्म्स में और उसके बाद मिलिट्री टर्म्स में. एंड द फर्स्ट पर्सन whose thoughts about this change in human societies really became known was Karl Marx. He was the first sociologist, economist, and philosopher who paid exclusive attention to what was happening in human societies. And he's, of course, important, not the least because his ideas formed the basis of two of the biggest revolutions in the last century. कार्ल मार्क्स could sense कि एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक पैदावारी ताकत जो है इंसान ने हासिल कर ली है, and the world is not going to be the same. He was right. In many respects, he was right. But he was living in this stage of this revolution, which was still, the revolution was still in its infancy. It was just beginning. 1750 में आप कह लीजिए कि पहली दफ़ा जो पैदावारी सलाहियत है इंसान की बढ़ना शुरू हो जाती है, फिनोमेनन ग्रेट डाइवर्जेंस आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उसके तकरीबन 100 साल के बाद कार्ल मार्क्स उसको नोटिस करके 1867 में दास कैपिटल लिखता है. So in 100 years, whatever he could observe, he did write it down, but 100 years is a very short period of time. The phenomenon of this productive power that humans have acquired is still unfolding. It's going to continue to unfold for hundreds and thousands of years. So Marx was the first to analyze it. He got many things right, but not everything. The only, I think we only have enough time to point to the cardinal, I would say, shortcoming. Marx thought कि ये जो नया system of production है, this is sort of extrapolation of the past. कि whatever happened in the past, अगर आप उसको ही बेहतर बनाते जाइए, improve करते जाइए, अगले मरहले में आ जाइए, then you'll get to the present. It was a linear extrapolation. मसलन पहले खेत हुआ करते थे, अब फैक्ट्रियाँ. पहले किसान हुआ करते थे, अब मजदूर हैं. पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड था, अब कैपिटल है. पहले लैंडलॉर्ड हुआ करता था, फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, अब वी हैव bourgeoisie. First it was feudalism, now it is capitalism. It is sort of an extrapolation of the past into the present. And that's not the case. The modern society in which we live in
it works, both a system of society and a system of production work on completely different principles. It has no relationship, no one-to-one relationship with the past. It is just not a new society, it's a new type of society. It's just not a new system of production, it's a new type of system of production. It's not a new civilization, it's a new type of civilization. There's a clear break. It's just not a quantitative change, it's a qualitative change. It's a quantum leap. It's a paradigm shift. Once you understand this concept of paradigm shift, that human societies, human civilization has gone through a paradigm shift, everything else becomes clear. Where do we stand in Pakistan as a society, as a polity, as an economy? Where do we stand? We still inhibit the old system of society, old system of production, old system of civilization. ज़ाती ज़िंदगी में हमारा जो नॉलेज बेस है, हमारा जो स्किल सेट है, वो वही हज़ारों साल पुराना नॉलेज बेस है, हज़ारों साल पुराना स्किल सेट है, हज़ारों साल पुराना शऊर का लेवल है. लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि आज के दौर की ज़िंदगी गुजारें, आज के दौर की तालीम हासिल करें. बीमार होते हैं तो आज के दौर का इलाज चाहते हैं, MRI चाहते हैं, एक्सरे चाहते हैं. इज्तिमाई तौर पे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? ज़रई अजनास. मगर कंज्यूम क्या करना चाहते हैं? इंडस्ट्रियल दुनिया की बनी हुई प्रोडक्ट्स, ऑयल, energy, machinery, computers, cell phones. We cannot produce them, but we want to consume them. Even in matters of defense, we tax our society. It's an agrarian society. It only has a limited productive capacity. To tax this society and assume that we are going to fight and win a war against the industrialized world is a fallacy. It can never happen. It doesn't matter how much you tax this society, what percentage of the GDP you spend on defense. If your economy is based upon agriculture, you cannot possibly engage in the warfare of the industrialized world. Same dichotomy जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में नज़र आती है, इज्तिमाई ज़िंदगी में नज़र आती है, वो हमारे दिफा में भी नज़र आती है. और अगर आप कह लीजिए कि थोड़ा सा इसको माइक्रो लेवल पे जाके बयान करें, देखिए हम अभी तक उसी माजी के दौर में ज़िंदा हैं कि जो दौलत है ना, वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, करेंसी नोट्स, बैंक बैलेंस, यही दौलत है. और हम गरीब इसलिए हैं कि हमारी दौलत कोई लूट के ले गया. कौन लूट के ले गया है? हमारे सियासतदान लूट के ले गए हैं, स्विस बैंकों में जमा करा दी है, लंदन में जमा करा दी है, या हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो लूट के ले गए हैं. 47 ट्रिलियन डॉलर जो है ना ब्रिटिशर यहाँ से लूट के ले गए. और हमारा ख्याल यही है कि अगर ये लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो हम अमीर हो जाएंगे. That's not going to happen. If all this money, supposedly this ill-gotten wealth, this looted wealth, if it comes back and injected back into the economy of Pakistan, what are you going to get? Inflation, nothing else. It's not going to make us any rich. Second World War destroyed Japan and Germany. They rebuilt themselves within 5 to 7 years. How? Because they had the knowledge. The factors of production are knowledge, labor, and raw material, not capital. We still don't get it.
Similarly, we believe that if we just reform our old system of production, system of society, our institutions, अगर हम उसका रिफॉर्म कर लें तो हम जदीद दौर में दाखिल हो जाएंगे। हम FBR को रिफॉर्म कर लें, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म कर लें, हम अपना निज़ाम तालीम रिफॉर्म कर लें, हम इंसाफ का निज़ाम रिफॉर्म कर लें, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आपको रिफॉर्म नहीं, आपको अपने सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। Why? Because the current institutions, they work on completely different principles. Reforms alone have not worked and will never going to work. आप एक मोमबत्ती को जितना रिफॉर्म कर लें, वो रिफॉर्म हल्के कभी भी लाइट बल्ब नहीं बन जाएगी। Because मोमबत्ती और लाइट बल्ब, they operate on completely different principles. Similarly, the old institutions, the old form of society, the old method of productions, they worked on completely different principles. And modern system of society, modern institutions, and modern system of production, they work on completely different principles. You cannot reform, you would have to transform. Similarly, in Pakistan we see that we have to democratize. सबसे पहले जो मिसाक हमने लिखा, what is it? मिसाक जमहूरियत। और मिसाक जमहूरियत लिखने के बाद अब हम इस उम्मीद में हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो जाएगी। वो नहीं हुई मिसाक जमहूरियत के बाद लिखने के बाद, तो अब आपको गुफ्तगू नज़र आएगी मिसाक मईशत की। और ये भी अगर इन्होंने लिख लिया, ये भी कोशिश कर ली, 5 साल 10 साल बाद it's also going to fail. And then maybe at that time we're going to realize what we really need is a misaq muasharat. The lesson of big history is that you first have to modernize, then industrialize, and then democratize. First comes misaq muasharat, फिर का आता है मिसाक मईशत, और फिर आता है मिसाक जमहूरियत. We in Pakistan have got the sequence backwards. No wonder there is no light at the end of tunnel. That's not how it has happened in history. That's not how it happened in Europe. And that is not how it happened in all those countries that caught up with the West. Whether it was Japan, whether it is China, whether it is Korea. They all followed a certain sequence. And the sequence is modernization, industrialization, and democratization. We still don't get it. देखिए, जिस तरीके से ज़रई तर्ज़ तहज़ीब के आने के बाद जो हंटर गैदरर्स थे, they were no longer relevant to history. Similarly, societies like ours, who still inhabit the agricultural form of civilization, we have become irrelevant to history. Whether we exist or we do not exist, really the world really doesn't care. Yes, we exist, we marry, we produce offsprings, we die and new generation takes over. But basically, we are not producing anything for the benefit of the humanity. And it is only natural that humanity really doesn't care about us. All we are to them, the only value we carry for them is a nuisance value. It is the same predicament that faced the hunters-gatherers when there was the invention of the
agricultural form of civilization. So societies like ours, जो कि agricultural form of civilization में है, we face the same dilemma. Unless we can make the transition from agricultural to industrial form of civilization, we do not have a future. Now, how did Europe go from the abstract idea of philosophical rationalism? How did move through the stages of modernization, industrialization, and democratization? And how can we do it in Pakistan? That let's form a topic of another discussion. With these comments, I'll close my discussion and as usual open the floor to the question and answer session. Thank you very much. जी जी जी. Assalamualaikum ji, thank you for the talk. You concluded by mentioning how our society needs to modernize, needs to adopt industrialization in order to survive. But there's already an ongoing debate that it is because of the industrialization of the industrialized world that the question of all our survival is at stake, which is because we've outpaced progress in terms of what the earth can sustain. So if we're all going to strive towards that industrial model which we are blaming for bringing the earth to its destruction, how are we all going to survive? My concern is Pakistan. My concern is the people of Pakistan. My concern is my fellow beings. My concern is my country. My concern is my civilization. This is my first and primary concern. Second, I would add the problems that you highlighted. They're not unsolvable. We are at a stage of consciousness and in possession of technology that these problems can be solved. We see that, let's say, a movement growing in Europe, but we also see that same progress in the same direction in the countries that have only recently industrialized. China. Few years ago, you would hear in the news कि China में smog का बहुत बड़ा मसला. Now, when you go to Beijing, you would see the smog problem has been reduced. Almost, I'm told, I've never been to China, I'm told that almost all the motorbikes are now electric motorbikes. They are the leaders in electric vehicles. So they are going to solve that problem as well. ये जो कंसर्न है ना कि देखिए दुनिया में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इंसान ने जब इतनी ताकत इख्तियार आ गई उसके पास, टेक्नोलॉजी की ताकत आ गई, रिसोर्स को मोबिलाइज करने की ताकत आ गई, और हमें भी यकीनन उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए. बट डज दैट मीन that I should forego all the benefits of material progress of humanity for my own people? What can I do? Should I go back to living as a savage? Should I go back to the life of hunters and gatherers? Should I go back to the jungles, the mountains, the desert? But I have to survive in this world. I have to live on this planet. My people have to live on this planet. So ये जो boutique concerns हैं ना, sometimes, I think they are placed out of context when they are presented in the societies like us. Anyone else? Thank you for your talk, sir. Sir, finally, आपने बात modernity पे ख़त्म किया कि Pakistan need modernity. But what's the remedy for modernization in Pakistan?
which system do we need, how we can modernize, and institution जो है इसको हम किस तरह modernize करेंगे, इसका क्या remedies होगी जो आपने बताया, and how we can bring a modern education in Pakistan. देखिए आने वाले आप कह लीजिए कि लेक्चर्स में मज़ीद तफसील इसकी जो है ना आपके साथ आती रहेगी। पहले तो अभी जो माजी में 2 हफ्ते पहले जो हमारी एक छोटी सी गुफ्तगू हुई, आज जो हुई, अभी हम उसके अंदर आप कह लीजिए एक तनाजुर देख रहे हैं, बिग हिस्ट्री का देख रहे हैं कि इंसान कहाँ था, कहाँ आ गया, और किस तरीके से ये जो मॉडर्नाइजेशन है अगले नशिस्त में देखें यूरोप के अंदर हुई, क्या क्या अमल के ज़रिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से जो मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें हैं ये गैर यूरोपियन माशरों ने उनकी कोशिश की। रशिया ने, चीन ने, जापान ने, सल्तनत उस्मानिया ने, इजिप्ट ने क्या तरीके इख्तियार किया, क्या कामयाब हुआ, क्या नाकाम हुआ, and then we are going to build case on about Pakistan. So your question, I would say, a little bit premature. You did not really pay attention. I was saying कि आप एजुकेशन को, इस एजुकेशन को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते. This was the argument. You have to transform this education. मसलन चलिए आप एजुकेशन ले लीजिए. Both the education of the previous system of society and this education, they work on completely different principles. This was the argument. जो माजी का तर्ज तालीम था, it was based upon memorization and follow the instructions of your elders. तकलीद जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं. अगर आप उसी को आगे लेके चलाना चाहेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, अब आप अक्सर कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो तर्ज है, तर्ज की तालीम है, वो वही है. मॉडर्न सिस्टम इज बेस्ड अपॉन क्रिटिकल एनालिसिस. दिस इज द डिफरेंस इन प्रिंसिपल between the two systems of education. You can build universities, you can build colleges, you can have, exam systems change. Unless you change the principle, you're not going to get anywhere. So you have to change some fundamental principle. You have to change some fundamental principle, so all the subsequent principles of your education, of your bureaucracy, of your justice system, of your defense, all of those then would be subsequently changed. What is that principal change that has to take place? कुछ उसकी तरफ इशारा भी था कि you have to change the आपका जो world view है, ये epistemological change है. Basically आपको जो physical phenomena हैं, जो natural objects हैं, उनको आपने उन्हीं की natural और physical explanation देने की तरफ. You have to separate reason from everything else. Once you have made that transformation in your epistemology, in your worldview, then all these changes, whether that of an education system or that of your tax collection system and on, then those will follow. But we'll have discussion about that later on. But I must point out, never again say, okay, how can we just reform or modernize our education system? Well, that's the same question we've been asking for the last, 40 years? It's not going to happen. You have to transform, because they both operate on completely different principles. सर, सिस्टम ऑफ सोसाइटी के हवाले से आपने कहा कि कार्ल मार्क्स ने जब 10 कैपिटल लिख दिया तो वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग था. तो हमारे मुसलमानों में अगर देखा जाए तो उससे पहले शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ लिखा है. और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें वो लिखा था कि मोस्टली कार्ल मार्क्स की जो आइडियाज़ है वो हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ से काफ़ी हैं. तो वाई नॉट कि इस पर डिस्कशन हो जाए और इसके आइडियाज़ को फ्रंट में लाए कि शाह वलीउल्लाह की क्या कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से.
ये जो आर्गूमेंट है ये कई दफ़ा मैं सुन चुका हूँ कि जो ख्यालात कार्ल मार्क्स के इकनॉमिक्स के बारे में मसलन उसकी लेबर थ्योरी है वो शाह वलीउल्लाह के हुज्जतुल बालिगा में ऑलरेडी मौजूद है. देयर इज़ अ मूवमेंट which is categorized as indigenization of knowledge. Indigenization of knowledge. We're trying to do that as Muslims, right? Other societies are trying to do that too. हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ भी एक मिलती जुलती एक तहरीक चल रही है. वो भी जो भी जदीद ख्याल है साइंस का कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? माजी से ढूंढ के लाते हैं. वहाँ भी माजी में उड़न खटोला जो था वो इंडिया से चलता था और सेलोन पहुँच जाता था. Cannot work. बहुत दिलचस्प आपकी टॉक बड़ी स्टिमुलेटिंग रही. एक ब्लैक एंड वाइट जो अप्रोच होती है ना जी बड़ी अट्रैक्टिव होती है कि आपने कहा कि जी ये सही तरीका है ये गलत तरीका है. लेकिन अगर आप देखें तो अगर पूरी दुनिया को ही देख लें तो मिक्स चीज़ें आपको पाई जाती हैं. अगर आप जैसे यूएस को देख लें तो उन्होंने 200 साल पहले जो एक सिस्टम चलाया तो वो उस वक्त से वही सिस्टम चल रहा है. हालांकि बीच में स्लेवरी भी ख़त्म हुई, वो बीच में हुई, तो वो सिस्टम चलता आया लेकिन वो इवॉल्व होता आया. ठीक है, तो वहाँ उनका सिस्टम पहले से चल रहा है लेकिन फिर उसमें चेंजेस और आते रहे. और फिर अगर आप उनकी सोसाइटी को भी देखें तो वहाँ साइंस भी मतलब सबसे आगे हैं वो साइंस में इन मैनी वेज. और वहाँ एक कंजर्वेटिज़म भी है, एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी भी है और वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं. तो मतलब सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. और हमारी भी सोसाइटी मतलब इंस्पिरेशन हम रिलीजियस साइड से भी ले सकते हैं और साथ साथ साइंस में भी एडवांसेस कर सकते हैं. और एक तो ये पॉइंट था. दूसरा ये कि क्योंकि मुस्लिम्स की भी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स रही हैं लेकिन बीच में कुछ एक प्रॉब्लम आई जिससे हम वो फिर हमारी प्रोग्रेस रुक गई. तो वो भी अगर हम अपने उन रूट्स पे जाएं कि किस तरह से हम एकदम से डाइवर्ज हो गए, तो आई थिंक वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम समझें कि जो हमने जो जैसे मेडिसिन में मैथमेटिक्स में हम तो बहुत आगे निकल गए थे लेकिन फिर हम एक पॉइंट आया जिसके बाद हम वो परस्यू नहीं कर सके. तो ये दो चीज़ों पे आप क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू. अगर एक चीज़ पे मैं आपसे इत्तफाक करूं, एक पे आपसे इख्तलाफ करूं, फिर जो एवोल्यूशन है ये ऑफ कोर्स सोसाइटीज़ के दरमियान में होती है. स्पीसीज़ में एवोल्यूशन होती है, सिस्टम्स में एवोल्यूशन होती है. फिर एक मरहला वो आता है जी उसके बाद एवोल्यूशन जो है ना वो काम करना छोड़ देती है. एंड देन इन बायोलॉजी वी कॉल इट स्पीसिएशन. न्यू स्पीसीज आ जाती है. द वर्ड आई यूज्ड paradigm shift. This was coined by Thomas Kuhn. He was a philosopher of science. And he said that's how science progresses. There's evolutionary science, but then there comes a point कि जो contradictions हैं उस scientific paradigm में और जो इंसान के माहिदे हैं, they just become so great कि to make a progress then you have to come up with a new paradigm. बेसिकली जो इसकी सबसे नोन एग्जाम्पल है दैट्स द शिफ्ट फ्रॉम द जियोसेंट्रिक टू heliocentric model. Ptolemy came up with the geocentric model, and the charts, astronomical charts, they were very accurate. I mean, you could navigate based upon those charts. It was not कि जो Ptolemaic का system था
जिसमें कि ज़मीन मरकज़ थी, कि दैट वाज इनएक्यूरेट, नो, बट देवर कॉन्ट्रडिक्शंस ऑब्जर्वेबल जिसको कि आप तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दैट सिस्टम you would observe that some of the planets have backward motion. And how could you explain that? Then would say कि हर जो planet है backward, वो अपने भी एक जो है ना circle में घूम रहे हैं. And really you could not resolve that. You could find ways around it. You never could resolve it. When were those contradictions resolved? When Copernicus, Kepler, and Galileo, they presented the heliocentric model. That was the paradigm shift. Similarly, there is evolution, and then there is complete qualitative quantum and paradigm shift. ये मैं आपसे चलिए इत्तफाक करता हूँ. इख्तलाफ आपसे यहाँ करता हूँ कि जो सवाल इन मोहतरम ने पूछा ना कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हम अपनी एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म करते हैं, एंड माई आंसर वाज दैट एजुकेशन एंड द एजुकेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, दे ऑपरेट ऑन कंप्लीटली डिफरेंट प्रिंसिपल्स. द सेम आंसर अप्लाइज टू साइंस एज वेल. You cannot really say that modern science is an evolutionary product of the science that was practiced by Greeks or by Muslims. It's a different science altogether. Now we can have a discussion about the philosophy of science at some later stage. जी, thank you. जी सरदार साहब बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, एज ऑलवेज वेरी लाइटनिंग, और बहुत खुशी हुई सुन के, और बहुत इल्म में मालूमात में इजाफा हुआ. जो आपका एनालिसिस है, दो ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं. एक तो ये है कि आज के दौर में आप जानते हैं कि हम एक ग्लोबलाइज्ड सिविलाइजेशन के दौर में जिंदा हैं. मेरा ख्याल है ये एक और पैराडाइम शिफ्ट है जो वाक़ई हो गया है. आपने जैसे तारीख़ के एक अमल को, सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन को बयान किया कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इन आइसोलेशन मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स डेवलप हो रहे थे. चाइना में कुछ और, इंडिया में कुछ और. लेकिन आज के दौर में शायद ये मुमकिन नहीं है कि आप एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशंस, इसके इम्कानात कमो पेश ख़त्म हो गए हैं. अब एक ग्लोबलाइज्ड सिविलाइजेशन में आप रह रहे हैं. इस ग्लोबलाइज्ड सिविलाइजेशन ने एक सिविलाइजेशनल हेजमन, उसका बाई प्रोडक्ट है उसका, जो हमारे सामने आया है. और उस कॉन्टेक्स्ट में अब उस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो हमने किया, उससे शायद कुछ सीखने के लिए हमारे पास ज़्यादा रहा नहीं. एक तो यानी इसको हम बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे तो ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी डिवाइस करने के लिए शायद उसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ मददगार वो साबित ना हो. दूसरी चीज़ ये जो महसूस होती है वो ये है कि जिसको आज हम ग्लोबलाइज सिविलाइजेशन कहते हैं, ये एक्चुअली वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही की एक मॉडर्न फॉर्म है. और आज भी ये महसूस होता है, अगरचे आपने तो ये बताया कि मुख्तलिफ जो सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन थे, मुख्तलिफ ट्रेंड्स ने गोया जनरेट किया, लेकिन ये महसूस होता है कि जो ग्रीक में जो कुछ हो रहा था, दुनिया आज भी उसकी गिरफ्त से नहीं निकली. और सिर्फ ग्रीक सिविलाइजेशन में ये जितनी ट्रेंड्स आपने बताए हैं, शायद उसके अंदर ये सलाहियत थी कि सारे ट्रेंड्स को लेके वो चल रही थी. यानी आज भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो अरिस्टोटल की पोएटिक्स से आप नहीं निकलते. उसको, उसकी रोशनी में आज भी आप ट्रेजेडी को समझते हैं तो आपको अरिस्टोटल की पोएटिक्स से उसकी तरफ देखना पड़ता है. और फिर आपको पता है कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी सोक्रेटिस को आज भी एक मॉरल एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से एक गोया जो हैसियत है वो आज भी की बड़ी वो है. एरिस्टोटल का तो आप जानते हैं कि मल्टीपल उसकी कंट्रीब्यूशन है, और बायोलॉजी में भी ये बायोजेनेसिस और हम सारे आज तक उसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाए. तो ख्याल ये होता है कि आज का जो वो ग्लोबलाइज्ड जिसको हम सिविलाइजेशन कह रहे हैं, वो उस ग्रीक के इन्फ्लुएंस से अभी तक निकल नहीं पाई. इवॉल्व किया, निकल नहीं पाई. और वो शायद उसने आज भी ये रैशनैलिटी भी उसी की दी हुई एक चीज़ है जो उसके अंदर से निकली. हत्ता कि इवन तसव्वुफ तक की ट्रेडिशन आप जानते हैं कि अफलातून से नहीं निकल पाई. आलमी अमसाल की दुनिया में तसव्वुफ आज भी ज़िंदा है, और फातुल वजूद का सारा तसव्वुर उस दौर में ज़िंदा है. तो एक तो ये कि वो यानी वो ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हम कहते हैं, उसके अंदर ये पोटेंशियल था
कोई ग्लोबलाइज्ड सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाए, और आज वो है और हम उससे नहीं निकल सक रहे। और जो आज दीगर चाइना ये वो कुछ कोशिश करते हैं निकलने की, तो वो दे आर जस्ट इमिटेटर्स। उनके हाँ इनोवेशन की कोई चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई। एक तो ये चीज़ कि इसके होते हुए कोई स्ट्रेटजी जब हम डिवाइस करते हैं तो उसकी नोयत क्या होगी। एक बुनियादी मेरा जो था वो कंसर्न ये कह लें या ऑब्जर्वेशन थी जो आपकी इसके बारे में। दूसरी पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी चीज़ है, और आप इंशाल्लाह आगे चलेंगे बात करें, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि हम लोग एक इंसानी काफ़िले से बिछड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे स्टेप जो इंसानी तहजीब उससे गुजर चुकी, हम अभी गुजरे नहीं। मॉडर्निटी हम कभी मॉडर्न हुए ही नहीं है, मॉडर्निटी से हम आशना नहीं हुए कभी। और वो अभी भी हमारा मामला ये है कि जब दुनिया जो है वो एक पोस्ट मॉडर्निज़म के दौर में दाखिल हो रही है, बल्कि मॉडर्निटी भी अब एक बाई एंड लार्ज एक लगता है कि माजी की चीज़ हो गई है। स्ट्रक्चरलिज़म की बात हम कर रहे होते हैं, लेकिन अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म की बातें होने लगी हैं। तो हम तो एक दरमियान में, मुझे ये लगता है कि वो जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के जो दरमियान के पीरियड्स हैं उसमें से हम निकले हुए हैं। और वो जो इकबाल ने कहा था कि डाला गया हूँ आग में मिस्ल खलील, एक नए दौर में हमें दाखिल कर दिया गया जबर के साथ, और दरमियान में मिसिंग एलिमेंट्स हैं। तो हमारे लिए तो लगता ये है कि जैसे कोई एक मतलब नो लाइट्स इन द एंड ऑफ द टनल, इवन वी चेंज द टनल, मुझे तो ये लगता है। If we change the tunnel towards the light and dig long enough, then you know. बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद नदीम साहब। देखिए, जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, it has now become universal civilization. Some people call it the world system, world production system. Precisely because after a period of 2,500 years, it gave birth to a system of production that is universal. Previously, when agriculture was discovered, it was discovered independently. Chinese, they domesticated millet in the beginning, and then later on rice, these two grasses. Those were indigenous to that geography. Here we domesticated wheat, cotton, sugarcane, जानवरों में बैल. Similarly, आप अफ्रीका चले जाइए, उन्होंने they domesticated cassava, you know. The Mesoamericans, they domesticated corn, maize. So that was the principle was the same, domestication of plants and animal species, but you could keep them distinct in their own geographical boundaries. जो production है, जदीद दौर की production, it is based upon laws of nature. And the laws of nature are universal. So it is only natural that wherever you adopt that system of production, it is going to be in its essence the same. This was not the case before. You could have corn in one place, you could have wheat in one place, you could have rice at one place. But once the production is based upon abstract ideas, ideas of universal F is equal to mass times acceleration, force is equal to mass times acceleration. Laws of mechanics of Newton. Now the laws of mechanics are the same whether in China, Japan, Pakistan, India. So the machines that you are going to build on those laws of nature, they would work same way. At least in principle, आप उसकी मैनेजमेंट बदल सकते हैं, आप उसमें नाम बदल सकते हैं, उस पर कुछ ऊपर लिख के लगा सकते हैं, but the principle is going to be the same. That's why you see homogeneity. That's why you see first truly world civilization or universal civilization, because it is universal in its productive forms. जो उसकी productive capacities है, they are universal.
But that really does not mean that you cannot have a cultural space of your own. There is still room for that as well. In fact, look at that way. If you have to preserve your culture, if you have to preserve your values, your way of life, whatever you value, it cannot be preserved unless you first master those forces of production. जब तक आप वो ताकत हासिल नहीं करते, वो ताकत के वसाइल हासिल नहीं करते जो कि पैदावार के ज़राए से आते हैं, उस वक्त तक जो आपका तर्ज ज़िंदगी है उसके भी बहुत से पहलू जो है, आपका कल्चर है, आपका रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आपके लैंग्वेज है, वो भी अब ख़तरे में पड़ गई। तो उसको बचाने के लिए ये अब बामरे मजबूरी समझ लिए तमाम तहजीबों को वो पैदावारी ज़राए इख्तियार करने पड़े, तब ही वो अपने माजी को, अपनी रिवायात को, अपने विरसे को बचा सके। तब्दीलियां यकीनन उसके अंदर आई। जापान में अभी भी जो फैमिली सिस्टम है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द वेस्ट। वहाँ पे जो औरत और मर्द का रिलेशनशिप है, it's not an exact replica of what goes on in Europe or the United States. Although Japan was the first country to modernize, Japan is just as industrially advanced as the rest of the world, but they have kept certain, their values intact. Family system है, hierarchical society है, वो अब भी है। वहाँ पे different management systems हैं जो कि west से different है। west के अंदर you can fire anybody. Japan has a lifetime employment system, so they have a different form of corporations जो कि social services भी बहुत हद तक देती हैं जो कि west में नहीं देती। और अगर जापान प्रोडक्टिव फोर्सेस ना अपनाता वेस्ट की, तो जो अब थोड़ा बहुत जापान ने अपनी मीरास को बचा लिया है, ये भी मुमकिन ना होता। तो यस, there is a universal civilization because the system of production is universal. But still there is a room for the other civilizations to keep intact some of their heritage. After Japan, let's look at China. China has made a bigger innovation in the system of society than the West. जब चीन कह लीजिए कि 79 डेंग ज़ियाओपिंग के बाद वो इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज हुआ, 89 में चलिए वहाँ पे Tiananmen स्क्वायर हुआ, there was a recess for 2 years, but 91 के बाद से चीन ने इकोनॉमिकली ग्रो करना शुरू किया। There was thought among the western scholars कि चीन में अब उसी तरीके की जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएंगी, जमहूरियत आ जाएगी और इंसानी हकूक़, औरतों के हकूक़, माइनॉरिटीज़ के हकूक़, वो जो तमाम गे के हकूक़ और LGBT जो मूवमेंट है वो चीन के अंदर भी उस तरीके से शुरू हो जाएगी। But that's not how it has evolved. In certain sense, the end of history and the last man narrative, China has proved that wrong. China has not moved towards the universal adult democratic franchise system. So there is a room to experiment while acquiring the powers of the new system of production. In fact, that's the only way forward. और आप सही है कि देखिए पैदा बहुत सी बातें ऐसी ग्रीक्स की हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पर्टिकुलरली अरिस्टोटल एंड सम किसी और नशिस्त में फिर गुफ्तगू होगी कि जो आपने बेसिकली सवाल किया कि अरिस्टोटल से शुरू हो के अरिस्टोटल जो है ये इवन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी भूल चुका था। इट वाज लॉस्ट, इट वाज प्रिजर्व्ड बाय द मुस्लिम्स, particularly Spain में there was a Aristotle was considered the philosopher, Muallim, and his ideas were current among the Muslim philosophers of the
our golden age, and particularly, from Avicenna, they traveled to the University of Padua, from Padua to Paris, and that was taken on by St. Thomas Aquinas. So yes, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जो Aristotle है, it has played outsized role in both the evolution of the West and the rest of the societies. What can we say? Hats off to. बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का खुर्शीद साहब. चलिए और आपके सवाल. Right, so first of all, thank you so much for this amazing session, an amazing perspective. My question came forth when you were talking about societal change and transformation and revolution, right? That being said, that transformation and revolution is the accelerator to the growth of the countries, right? If we talk about Pakistan per se, do you think it's different? Because let's suppose, we could take, right? Let's take the example of the basis of Pakistan. That was the two-nation theory, right? जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान बना था. Do you think two-nation theory का जो impact है वो हमें अब नज़र आ रहा है in terms of what happened in Sialkot and what is happening to minorities? जब two-nation theory ने ये कहा था कि चूँकि आपका language different है, चूँकि आपके culture different है, क्योंकि आपका रहन सहन अलग है, रिलीजन अलग है, राइट? तो हम आपके साथ नहीं रह सकते. तो डू यू थिंक उसकी बेस के ऊपर आज हम लोग रिलीजियस डिफरेंसेस देख रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर हम लोग प्रोविंशियल डिफरेंसेस देख रहे हैं, उर्दू अलग हैं, पश्तून और पंजाबी अलग हो गए हैं. तो डू यू थिंक वो जो बेसिस है हमारे मुल्क की, is that wrong or is that racist per se, right? और अगर वो है तो can we change that? क्योंकि revolution देखें, revolution is the main thing जो कि change करती है, right? So are we ready कि अगर वो if it's wrong और अगर उसकी वजह से आज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, तो are we ready to have that revolution या start that revolution कि यार इस चीज़ की वजह से प्रॉबली, क्योंकि ज़ाहिर है उस बेसिस के ऊपर जब आपका कंट्री बनेगा तो उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, राइट? तो अगर इफ़ दैट इज़ द थिंग या इफ़ दैट इज़ ट्रू, तो कैन वी चेंज इट और आर वी रेडी टू एक्सेप्ट कि यार ये चीज़ इसकी वजह से है? इफ़ इट इज़ ट्रू बट इट इज़ नॉट, तो आपके जिस तरह मैं आपसे आधा इत्तेफाक कर दूँ, आधा इख्तलाफ, तो आपके आधे सवाल का मैं जवाब दूंगा और आधे का नहीं. पहला सवाल है कि क्योंकि जब ये सच है ही नहीं है, टू नेशन थ्योरी, आई बिलीव इन टू नेशन थ्योरी. Is our religion not different than that of Hindus? Is our culture not different than that of Hindus? Is their way of life not different than that of Hindus? Either way of looking at the universe, the basis of truth, everything is different from the Hindus. और अगर बीजेपी के राइज से पहले आप ये सवाल करते ना, तो शायद कुछ डिबेट इस बारे में हो भी सकती. जो टू नेशन थ्योरी है किस हद तक सही थी, उसका इदराक ही हमें अब जाके हो रहा. Where would you rather be living now? In Pakistan or in India? If we talk about economically, so obviously it's going to be India, right? But then again, religiously, so of course Pakistan. If you were given a choice, do not tell me economically मैं वहाँ रह लेता, religiously यहाँ रहता, culturally यहाँ रहता, politically यहाँ रह लेता. If you are given a choice, being a Muslim, name you must have a Muslim name, Muslim identity, Muslim culture, go and live in India or live in Pakistan, where would you rather live? Over here. Yes. So why would you ask the question two nation theory is wrong?
हाँ, अगर ये रॉन्ग होती है तो फिर मैं आपके जो बाकी जो सवाल है उसका जवाब दें कि अगर रॉन्ग है तो हमें क्या करें. इट्स नॉट रॉन्ग. Why do we see the differences between the provinces or the religion के जो prevalent issues बिल्कुल हैं, आपका right? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जी चलिए अगर ये सेशन इसी तरीके से होते रहे. द बेसिक क्वेश्चन इज दैट वी टेक रिलीजन एज अ डॉगमा and we look in the past. Unless we use that basis, our heritage, to look to the future, then all those problems that you highlighted are going to remain. How that is going to happen, how can that happen, philosophically at least, theoretically, that question, yes, we can discuss into in coming sessions. But yes, I emphatically reject the idea that two-nation theory was wrong. Ji. Thank you for the session, sir. My question is, you talked about evolution from hunters to civilization to then becoming agricultural and then becoming going Industry. towards modernization. Does Pakistan fit that criteria? Basically, what has happened to Pakistan is we have, instead of evolving, we have regressed. We are not even an agricultural economy anymore. We are dependent on other people. Matlab we go around with a begging bowl, asking different countries to help us. We are not an agricultural economy anymore. What to talk about going towards industrialization. On Saturday, our entire textile industry is closing down. We are unique to the world, I think. And the reason for that uniqueness is far more deep-rooted than evolution. I don't think we have a solution to it if we look at the big history, because we don't fit that pattern that उस सांचे में हम फिट नहीं बैठते. ये या तो हम होमोसेपियन नहीं है. Probably. हम उस सांचे में फिट नहीं बैठते. तब तो मैं आपकी बात में देखिए, सांचे में कि हमने जो सांचा जिस तरीके के, हमने उस सांचे को समझा ही नहीं. तमाम की तमाम तहजीब में उसमें किसी ना किसी या फिट बैठती हैं या इल फिटेड होती हैं. लेकिन अच्छा, लेकिन चलिए, आपकी बात ये सही है कि इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव एग्रीकल्चर, सम आर ट्राइबल, एंड आई ऑल्सो मस्ट से कि एज अ सोसाइटी वी हैव रिग्रेस्ड. गालिब ने सर सैयद को 1855 में कहा था कि सर सैयद, ये जो तुम आईन अकबरी पे हवाशी लिख के उसकी तस्हीह करके दोबारा छपवाना चाह रहे हो, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो मुर्दे पालने में? जो आईन है वो तो अंग्रेज ने दिया है, जाके उसका आईन पढ़ो. उसके आईन में आए और 100 आईन पोशीदा है. वो भाप से कश्ती चला लेता है जिससे मौजें जो है वो बेअसर होकर रह जाती है. भाप से वो स्टीम इंजन चला लेता है, तार के जरिए पैगाम कोसों मील दूर पहुंचा देता है. लंदन में कुमके नहीं जलते, लेकिन रात को भी दिन का समा होता है. ये गालिब ने 1855 में कहा. इसी तरीके से मौलाना मौदूदी ने अपनी तशरीफ तजदीद व आया दीन में इन द बिगिनिंग ऑफ द 1940s, उन्होंने जब शहीदैन की तहरीक के नाकामी के असबाब बयान किए, तो उसमें एक सबब ये भी बयान करते हैं कि, या सवाल करते हैं अपनी बारी से मौलाना मौदूदी, क्या वजह थी कि जो अंग्रेज़ थे जाहिलियत के निज़ाम के अलमबरदार, वो हज़ारों मील दूर आके यहाँ पे अपना निज़ाम कायम कर सके और आप अपने ही मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम नहीं कर सके?
और ख़ुद ही मौलाना फिर उसका जवाब देते हैं। मौलाना कहते हैं कि 17वीं और 18वीं सदी में यहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो मशाइख पैदा हुए, उलमा पैदा हुए, एक का नाम आपने भी लिया। कि मौलाना लिखते हैं कि उसी दौर में मगरिब में सैकड़ों साइंसदान, फ़लसफ़ी, मौजिद पैदा हुए जिन्होंने दुनिया की दुनिया ही बदल दी। और वो ताकत में वो तहजीब आगे चली गई, हम पीछे रह गए। और अब अगर मैं दोनों का मवाजना करूं तो शायद मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि दोनों के दरमियान जो ताकत का तवाज़ुन है वो एक तोले और एक मन का है। अगर 1855 में गालिब ये सोच सकता था, 1940 के करीब मौलाना मौदूदी ये सोच सकते थे। अब हाँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, वी हैव रिग्रेस्ड। नाउ वी डू नॉट थिंक in those universal global terms, despite the fact that we have instant communication. It's again contradiction. Why? I've thought about it, how come कि हमारे बुजुर्ग इस बारे में सोच लेते थे, हम नहीं सोचते। The only reason I can come up with this कि उस वक्त यहाँ पे अंग्रेज़ मौजूद था, उसकी ताकत हम आंखों से देख सकते थे, उसका निज़ाम हम आंखों से देख सकते थे और अपने आप को कंपेयर कर सकते थे। अब हम, जैसे आपने कहा, अब तो हम टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं उनके ऊपर, तो हम में वो जो कह लीजिए कि अपने आप को तकाबुल करने की सलाहियत है वो भी अब नहीं रही। यस, इट इज़ डेंजरस सिचुएशन, बट आई वुड नॉट रियली से कि पाकिस्तान इट्स still exists, on this universe. We are still Homo sapiens. We can still think. We're not a lost cause. No. I would rather, look at this way. Yes, we have problems that other societies do not, where we have tried to create a nation state on the basis of a religious ideology. It's certainly low. It's first in the world. We are not homogeneous in the sense that yes, there are 4 different federating units हैं, 4 language हैं, 4 तहजीबें हैं, बट जहाँ पे हालात इतने मुश्किल होते हैं, जहाँ पे कंडीशंस जो है ना एक तरीके से इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, नई सोच भी वहीं से जन्म लेती है। This is the, if there is one word I could think of Pakistan, it's a crucible. Crucible is a pot कि जिसके अंदर धातें जो है ना, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलती हैं, वो आप उस स्पेशल पॉट में डाल के एक हाई टेम्परेचर पे उसको पिघलाते हैं और फिर वो पिघल के आपस में मिलके फिर वो कोई एक नई फॉर्म लेते हैं। Since we are faced with so much problems, so many problems, if a solution is going to come for the civilization of Islam, it's not going to come from any other country. It's going to come from here. We are confronted with this problem. And यहीं से निकले. Why? Precisely because we are facing so many problems. मैंने कोई आज तक तारीख में ऐसी कौम नहीं देखी जो किसी एक भट्टी से गुजर के इतने मुश्किलात से, इससे भी बढ़ के मुश्किलात से गुजरी ना हो, उसने अपने समाज में, सोच में, शऊर में, निज़ाम पैदावार में बुनियादी तब्दीली ना की और आगे ना बढ़ी। इतने मुश्किल हालात होते हैं फिर ही कोई वहाँ पे नया सलूशन सामने आता है। सो इन दैट सेंस आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली परफेक्टली प्लेस्ड टू फाइंड एन आंसर। I don't think we are a lost cause. No, we are not a lost cause. We are not a lost cause, but we are unique. I would say that's why the problem, it's a puzzle. It's one of the most difficult puzzles, but it can be solved. Secondly, sir, the gentleman was talking about the two-nation theory and why are there issues with Pashtuns and Sindhis and Balochis. That problem is not because they are Sindhis and they are Balochis and they are Punjabis and they are Pashtuns. That problem is because of the economic injustices. Yes. That has nothing to do with the two-nation theory.
And the minorities, what's happening to the minorities in India? It's much worse than what's happening in Pakistan. I would be lying if I say that nothing is happening. A lot is happening. But if we had been in India, God help us. जी चलिए सिर्फ मैं कहूँ कि ये जो सरहद बलूचिस्तान के जो मसले हैं ये इकोनॉमिक इनजस्टिस से ज़्यादा इकोनॉमिक फेलियर के मसले हैं। अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान सक्सेसफुल होता तो कोई मसले आपको नज़र ना आते। ये जो हम माजी में जाके कहते हैं कायदे आज़म ने इकबाल ने, बिकॉज वी हैव फेल्ड टू प्रोग्रेस economically, then you go back, maybe, you know, the two-nation theory was wrong, maybe Qaeda Azam should have accepted the cabinet mission plan and so on and so forth. Yeah. Because, as they say, you know, failure is an orphan child and success has many fathers. So it's not just the problem of economic injustice, it's also a problem of economic failure at a more fundamental level. Once you have more, only then can you distribute more. But I think that's solvable as well. सर थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हमीद है सर। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने बड़ा जो है ना हिस्टोरिकली एक डेवलपमेंट प्रोसेस बताया है कि किस तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क करते हैं, सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, फिर मल्टीपल के साथ, फिर आपने बताया कि पैराडाइम शिफ्टिंग आती है। मेरा सवाल ये है कि जो पैराडाइम शिफ्टिंग आती है इसमें नॉलेज स्लैश टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन का आपस में क्या लिंक है पैराडाइम शिफ्टिंग में? I think I tried to explain in 1 hour exactly the same question. देखिए ये जो question है ना development का, why do some nations progress, why others fail? This question started by Adam Smith writing The Wealth and Poverty of Nation in 1776. And since then, economists have asked this question ad infinitum. Why do some nations are rich? Why some are poor? और भी आप 10-12 साल के अंदर जो है ना आप इसकी बहुत सी किताबें देख लेंगे। If you look at it primarily from an economic point of view, you'll never be able to solve the puzzle. पूरा थीसिस जो आज कोशिश जो की गई थी कि जो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन है इस मॉडर्नाइजेशन की, दैट केम एट द वेरी एंड एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Whatever happened during the time of Renaissance, Reformation, or during the time of Greeks, it really at that point did not have any immediate economic manifestation. And the question, how did that abstract thought develop into the modern system of production? The process is the first it gives rise to a system of society. What does that system of society do? आपने knowledge और technology की बात की. What the system of society does is first it discovers those principles, those abstract ideas, those scientific ideas that seemingly has no economic value. मसलन न्यूटन ने जो laws of mechanics थे, seemingly I would say, well, what economic value does it have? It's an abstract idea. सर इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी जी। जितनी भी पैराडाइम शिफ्टिंग हुई है वर्ल्ड के अंदर, अगर आप इसको डिवाइड कर दें, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है, साउथ एशिया है, इसको देख लें, ऐसा कोई डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है जिसमें सिविलाइजेशन के थ्रू जो है ना पैराडाइम शिफ्टिंग हुई हो विदाउट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज? सर आप कहते हैं कि विदाउट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज जितनी भी पैराडाइम शिफ्टिंग हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो ट्रांजिशन हुई है एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम गए हैं ना, तो इसमें ऐसा कोई कहीं पे सिस्टम आया है जो विदाउट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज के विदाउट सिर्फ सिंगल सिविलाइजेशन के चेंज से हुआ हो? First of all,
there have not been many paradigm shifts. We talked of two paradigm shifts. First, from hunting gathering to agriculture, where two changes take place. Changes in the system of society and changes in the system of production. These fundamental changes in all human evolution have happened only twice. First 10,000 years ago, and then in Europe in the last 800 to 1,000 years ago. And once that paradigm shift took place in Europe, the rest of the countries that you mentioned, China, Japan, India, Pakistan, we are trying to imitate or re-engineer that same paradigm shift. That's what Japan did from 1854 up until now. That's what China has been trying to do since they came into contact with the West 1793 up until now. They're trying to adjust their system of old society to the new paradigm shift. So there has been only, in that basic sense, only two paradigm shifts. और जो आपने बात की कि शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके बगैर चेंज नहीं आती, तो उसकी जो यहाँ पे बात हुई वो ये है कि टेक्नोलॉजी की चेंज के बगैर यकीनन आपकी मादी तरक्की तो नहीं हो सकती, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी आने से पहले आपको एक सिस्टम ऑफ सोसाइटी बनाना पड़ेगा. सोसाइटी की खूबी बेसिकली ये होनी चाहिए कि वो लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉज को, साइंटिफिक लॉज को डिस्कवर कर सके, उन लॉज को टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सके और फिर उस टेक्नोलॉजी को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके. ये प्रोडक्शन में भी नज़र आता है, ये आपको मेडिकल साइंसेस में भी नज़र आता है. फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिस्कवर अ जर्म थ्योरी, it really doesn't immediately lead to any benefits. Yes, but when you have the germ theory, the theory of it, then you can know, okay, अच्छा diseases इस तरीके से होती है. उसको काउंटर करने के लिए आप फिर जो है ना डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं. ये एक चलिए आपने सही आप इसलिए हुई कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का कंटेंट है ना, सिंस इट इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सीन, doesn't really have, it is enormous value if you realize it. If you don't realize it, it doesn't have any value. This is very difficult to grasp for historians. This is very difficult to grasp for economists. How much value would you put to an equation E is equal to mc square? You could put no value whatsoever. Well, it's just a piece of, writing on the board. Doesn't have any value. But on the basis of it, you can have an atom bomb, you can have a nuclear reactor. This transformation, when I hold discussions, sometimes, people ask questions from historians, from economists. If they are not trained in science, they miss that point. For example, वो कहते हैं कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या मुश्किल है? माजी में भी तो हमने टेक्नोलॉजी ली है. मसलन रहट यहाँ नहीं था, यहाँ टर्क्स आए, वो अपने साथ रहट ले आए, हमने जो है ना रहट के ज़रिए पानी निकाल के खेतों को सैराब करना शुरू कर दिया. तो अब बैल की जगह आपने ट्रैक्टर लगा लिया है, तो टेक्नोलॉजी बदल गई. अगेन एज आई सेड, द बेसिस ऑन विच दीज टू सिस्टम्स फंक्शन, द प्रिंसिपल इज डिफरेंट. बैल और ट्रैक्टर के दरमियान 500 साल का फ़र्क. What is the difference? Bell works on the power of animal muscle, and tractor works on the power of chemical and mechanical energy. And the source of and the tractor doesn't work because of technology. Tractor works primarily because humans were able to discover the laws of mechanics and laws of thermodynamics. This abstract and जो खुर्शीद नज़ीम साहब ने पीछे सवाल पूछा, this was the, I would say, के universal genius of Greeks. They were asking abstract questions. एक और चलिए, अगर वक्त नहीं, लेट तो नहीं हो गए. अच्छा, एक मसलन abstract किस तरीके से फिर कॉन्क्रीट में बदल जाता है. ग्रीक फिलोसफर्स में से एक फिलोसफर था पाइथागोरस. उर्दू में हम इसको कहते हैं Pythagoras. And Pythagoras was sort of saint.
a Sufi. He had a follower. उसकी एक फॉलोइंग थी, उसका एक कल्ट था, वो एक ख़ास तरीके से रहते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, बाज़ खाने खाते थे, बाज़ खाने नहीं खाते थे, एंड दे वर ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, एंड दे हैड अ बिलीफ कि कायनात में जितने भी अजसाम हैं वो नंबर्स की बुनियाद पे वजूद में आए. दे डिस्कवर्ड मसला फिसागोरस के एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके 2 फेसिस का जो स्क्वायर है वो उसके तीसरे फेसिस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, स्क्वायर रूट, राइट. इट डजंट हैव एनी प्रैक्टिकल वैल्यू. Then, but the same emphasis on abstract thought, abstract knowledge, abstract mathematics. There was mathematics before. Mesopotamians had mathematics. Egyptians had mathematics. But Greeks were the first to study mathematics as an abstract knowledge. When do we see the abstract knowledge becoming a reality and it manifests itself in the discovery as laws and later as technology? In the middle of the 15th century. The first real scientist, Galileo is called, first real scientist, came before Newton. He used to say, the book of universe is written in the language of mathematics. जब नॉलेज और अपना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती है, न्यू टेक्नोलॉजी सोसाइटी में आती है, न्यू नॉलेज सोसाइटी में आता है, तो कहा यह जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो रीअलोकेट होते हैं आफ्टर द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू नॉलेज. जब रिसोर्सेज रीअलोकेट होते हैं वो इनइक्वालिटी पैदा करते हैं. वो जैसे ही इनइक्वालिटी पैदा करते हैं अपने साथ सिविलाइजेशन भी बनाते हैं. आप मार्क्सिस्ट तो नहीं? तो क्या ऐसा नहीं है, मैं बीए का इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें जो जब नॉलेज किसी सोसाइटी में डेवलप किया जाता है, टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद रिसोर्सेज रीअलोकेट होते हैं. रीअलोकेशन में आप ट्रांजिशन फेस में चले जाते हैं. जब वो रीअलोकेट होते हैं रिसोर्सेज, उसमें इनइक्वालिटी पैदा होती है. जब इनइक्वालिटी पैदा होती है वो ही सिविलाइजेशन को जनरेट करती है, नई सिविलाइजेशन बन जाती है. चलिए, मैं ये कहूँगा कि आप कभी इनसे इजाज़त लीजिए, ब्लैक होल वालों से जो आपका थीसिस है आप भी प्रेजेंट कीजिए. यहाँ जो आज हमारी गुफ्तगू थी उसका महवर ये था कि जो आज के दौर का नॉलेज है, जो कि पहले इंसान एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जनरेट करता है, उसके बाद उसकी बेसिस पे वो टेक्नोलॉजी बना. आज की आपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी की बात की, आज की टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं थी विदाउट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. मोटर है, हम मोटर लगा देते हैं डीजल वो ट्यूबवेल चलाने के लिए, ठीक है. ये मोटर बन ही नहीं सकती थी अगर फैराडे पहले लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना डिस्कवर करता. दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. सो टेक्नोलॉजी जो माजी की थी, जैसे मैंने कहा, इट हैज़ गॉन थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट, द साइंस हैज़ गॉन थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट. और टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती जब तक कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ना आए. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जनरेट ही नहीं हो सकता जब तक क्या ख़ास तर्ज की माशरत जो है ना या सोच पैदा ना करें. और जब हाँ रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो फिर हम वो भी जो मसला आपने कहा कि उसको किस तरीके से तकसीम करें, विश वी यू हैड दैट प्रॉब्लम. अभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज का है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला जो है ना. वो देयर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैव फॉलोड अ डिफरेंट इकोनॉमिक पैराडाइम. दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्विटेबली. In US, the distribution is not equitable. But that's a policy choice. कोई नया आइडिया भी आ सकता है. Absolutely right, this young man is absolutely right. कोई नया आइडिया भी आ सकता है. अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर आयशा जलाल की कोटेशन है कि पाकिस्तान रिप्लेसेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी. तो क्या हम कह सकते हैं ये कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री के साथ आइडियोलॉजी को रिप्लेस किया, तो उसकी वजह से ये मजहबी इंतहा पसंदी और ये जितने भी मसाइल दर पेश हैं उसकी वजह से. और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई कायदे आज़म एक
इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे पाकिस्तान को, क्योंकि ये तो देखिए, अच्छा चलिए आप सवाल अपना पूरा कर। क्योंकि डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, वो कहते हैं कि शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। मैंने जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आज जो हमारा मौजूद है बिग हिस्ट्री, वहीं मैंने कह दिया था कि हमारे तारीखदान। चलिए मैं सॉरी आपका सवाल बहरहाल सवाल है, पाकिस्तान हैज़ रिप्लेस्ड हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। I cannot find a single nation that has emerged in the past that was not based upon some ideology. Not a single nation in the past or now. Sometimes you call it a myth. Sometimes you call it a creation story. Greek, Romans had a myth too. They were founded by two brothers who were raised by wolves. They ruled an empire for 2,000 years. How could I believe that Pakistan has replaced history with ideology? Every single nation in history, in antiquity and now, they have an identity that is based upon, some narrative, some heritage, something that they cherish more than anything else. If we cherish our ideals more than anything else, then we have to make history based upon those beliefs. If you cannot do that, yes, then you come into questions like you were asking, the two nation theory सही नहीं थी, कायदे आज़म को कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उन्होंने कैसा मुल्क बनाया जिसके दरमियान 1000 मील का फासला था, एक मशरिक में था, एक मगरिब में था, and so on and so forth. चलिए और अच्छा Sir, this is somewhat the same question as in the when your first session. Basically, you talk about that we must first modernize ourselves to achieve industrialization and achieve democratize. And also then you also call for we have to transform our systems and all that. But if you ask a common person, suggest to a common person here in Pakistan, like, okay, in UK they do this, in Japan they do that, they will just say, why don't you just go there? Well, that's why I'm not talking to common people, I'm talking to smart people like you. But देखिए, जहाँ भी ये तब्दीली आई है, ये पैराडाइम शिफ्ट आया है, नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ में, it was always led by elites. Those sections of the society that were the most informed, that was the most educated, had the most knowledge. And I must add, ये बात मैं आपके बिल्कुल कहूँगा, they also had a larger interest at their heart. If you can combine, those elements, modern आपके लिए आम आदमी को, of course, as we said last time around, once the change has taken place, then after a while he'll accept it too. But to expect that a common man on the street would know, what happened in Greece 500 years ago. It's too much to ask from him, Similarly, what happened during the Europe from the Renaissance up until, our modern times, it's too much to ask of them. But, he has his role to play. But, wherever this transformation has taken place, this paradigm shift has taken place in non-European societies, it was led by the elites of the society who were most modern, who were most educated, and many of them, went to the Europe, learned it, and came back. It's not just in Pakistan कि आपको अल्लामा इकबाल भी नज़र आपको सर सैयद नज़र आते हैं, सर सैयद वहाँ गए, जी गए, देख के आए, पढ़ के आए, इकबाल वहाँ गए, पढ़ के आए, कायदे आज़म वहाँ गए, पढ़ के आए, ये आपको हर जगह नज़र आता है. सिंगापुर में ली क्वांग यू, well, he studied law and came back. पाकिस्तान का नाम
वो उधर रखा गया. तो आम आदमी, you know, once we do our part, then we'll ask Aam Aadmi to contribute, you know. But there's a his lack part. of will. Well, Chair. From the elite as well. Well, then we'll have to do our job. बहुत शुक्रिया. Okay, thank you very much.